हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश में ध्रुव सिंह में। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन, जो हमने कल भी पढ़ा था कुछ। देखो भाई, हमने पढ़ा था कि जो शब्द क्या क्या क्या, क्या बताते हैं? टाइम, प्लेस, कंडीशन और क्या बताते हैं? रिलेशन। क्या बताते हैं? रिलेशन। वो क्या कहलाते हैं भाई? प्रपोजिशन। क्या कहलाते हैं? जिसका हिंदी अर्थ होता है सहसंबंध। क्या होता है भाई? सहसंबंध बाधक। क्या बोलते हैं इनको? या फिर कारक। क्या बोलते हैं? अब यहां से आगे हमने कल पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं, एक कल हमारा लास्ट वाला नियम था कि प्रीपोजिशन के प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन का, किसका? नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है? मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। और ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं? देखो, एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। बी का अस। यू का यू। सी का सी का दे का और एट का एट। देखिए, ये तो हुए अपन के प्रोनाउन। क्या हुए? प्रोनाउन के या फिर नाउन के। किस किस के बोला मैंने? नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन किसे कहते हैं? नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। जिस किसी व्यक्ति का नाम है, जिस किसी वस्तु का नाम है, जिस किसी स्थान का नाम है, वो क्या कहलाता है भाई? नाउन कहलाता है। तो नाउन तो ऑब्जेक्ट बनता ही है, लेकिन प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ये तो प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फॉर्म में आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे। ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या बनेंगे? आई का मी बनेगा, बी का अस बनेगा, यू का यू बनेगा, ही का हम बनेगा, सी का हर बनेगा, दे का देम बनेगा और इट का इट बनेगा। तो मैंने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म आता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सा? यानी कि ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं। दिस बुक इज फॉर ही या फिर मी। अब बताइए कि दिस बुक इज फॉर ही या फिर मी। बताइए, मैंने कहा कि प्रोनाउन या फिर नाउन का प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस। और प्रीपोजिशन कौन सा? यहाँ पर फॉर। कौन सा? फॉर के बाद सब्जेक्ट आएगा या फिर ऑब्जेक्ट आएगा? क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर किसकी एरर है? ही की। किसकी भाई? हाँ, यानी कि मैंने कहा कि दिस बुक इज फॉर मी। दिस बुक इज फॉर मी। अब यहाँ पर ही क्यों नहीं लगाया? इसका रीजन पता है आपको? इसका रीजन पता है? क्योंकि इससे आगे ये प्रीपोजिशन क्या है? यहाँ पर फॉर। क्या है? और प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर कौन सा है? मी। कौन सा है? या फिर ही की जगह मैं लगा देता सुरेश। क्या लगा देता? तो सुरेश आ सकता था। सुरेश, क्योंकि ये नाउन है। क्या है? अब नाउन सुरेश को यहाँ पर भी लिख सकते हो और उधर भी लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव बन सकता है और सब्जेक्ट भी बन सकता है। क्या बन सकता है? अरे भाई देखो, दिस बुक इज फॉर सुरेश। ये बुक किसके लिए है? सुरेश के लिए। किसके लिए? अब यहाँ पर सुरेश को यदि प्रोनाउन फॉर्म में लिखेंगे तो इसका क्या बनेगा? ही। क्या बनेगा? क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम यदि प्रोनाउन फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन में ही का। किसका? ये रूल आपके लिए क्लियर है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा? ठीक है, बताओ।
बैठो। हाँ जी, मैंने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता ही है, ठीक है। ये नियम समझ में आया? समझ में आया सभी के में? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? आगे चलें, नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं कि अगला नियम कौन सा है। देखिए, मैंने क्या कहा कि प्रीपोजिशन के बाद, इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद यदि एमबी की एमबी लगानी पड़े, क्या लगानी पड़े? मेन वर्ब लगानी पड़े तो एमबी की जीरंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म? जीरंड फॉर्म। अब बात करते हैं कि जीरंड फॉर्म क्या होती है, इसको भी जानना जरूरी है। पढ़ाया आपने कभी कि जीरंड क्या होता है? हमारी पढ़ाई के कभी व्हाट इज द जीरंड? नहीं पढ़ा कभी? इधर देखते हैं कि एमबी की फर्स्ट फॉर्म में, किसमें? एमबी की फर्स्ट फॉर्म में यदि क्या लगा दें हम? आईएनजी। क्या लगा दें? आईएनजी। तो वो क्या कहलाता है? जीरंड। क्या कहलाता है? आई बात समझ में कि एमबी की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दें हम? आईएनजी। क्या लगा दें? आईएनजी। तो वो क्या कहलाता है? जीरंड। अब बात करते हैं, देखिए आई बात समझ, जीरंड किसे कहते हैं? जीरंड किसे कहते हैं? एमबी की फर्स्ट फॉर्म क्या लगा दें हम? आईएनजी। क्या लगा दें? आईएनजी। तो वो क्या कहलाता है? जीरंड। ठीक है। अब बात करते हैं कि जीरंड को कैसे पहचानते हैं। भाई सेंटेंस में जीरंड को कैसे पहचानते हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। देखिए, बहुत सारी लड़कियां ऐसी बहुत होती हैं, शी इज फॉन्ड ऑफ देखिए, मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हैं। मैंने यहाँ पर कितने सेंटेंस लिखे हैं? दो। शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है भाई शौकीन। क्या होता है? अरे फॉन्ड ऑफ का अर्थ क्या होता है? शौकीन। दे आर प्रिपेयर फॉर डांसिंग। वो किसके लिए तैयार हो रहे हैं? डांस करने के लिए। मैंने कहा था कि जीरंड क्या होती है? एमबी की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाए? क्या लग जाए? आईएनजी। क्या लग जाए? तो वे क्या कहलाती है? और मैंने साथ साथ ये भी नियम बताया कि प्रीपोजिशन के बाद यदि एमबी लगानी पड़े, क्या लगानी पड़े? यानी कि मेन वर्ब लगानी पड़े तो वो किस फॉर्म में आती है? जीरंड फॉर्म में। किस फॉर्म में? ठीक है। देखिए, दोनों नियमों को देखते हैं कि शी इज फॉन्ड ऑफ करता है ये, हेल्पिंग वर्ब है ये, उसके बाद फॉन्ड ऑफ। देखिए ऑफ क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन। क्या है? अब इसके बाद हमें यदि एमबी लगानी पड़े तो को क्या भाई साहब? हाँ जी, सभी स्टूडेंट बताएंगे कुक क्या है? अरे एमबी है, मेन वर्ब है। अब प्रीपोजिशन देखते हैं कि और ये सॉरी ये क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। इसके बाद एमबी आ रही है हमारी, और एमबी लगानी पड़े तो फिर कौन सी फॉर्म में आएगी? जीरंड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? जीरंड। तो कुक के साथ हमने क्या लगा दिया? आईएनजी। क्या लगा दिया? आई बात समझ में कि जीरंड कब लगता है? जब प्रीपोजिशन के बाद एमबी लगानी पड़े तो उसके साथ क्या लगाते हैं? जीरंड। क्या लगाते हैं? तो यहाँ पर जीरंड कौन सा हुआ? कुकिंग। क्या हुआ? कुकिंग। और ये भी नियम काम कर रहा है और दूसरा नियम भी काम कर रहा है। ठीक है। इस प्रकार देखते हैं कि दे आर प्रिपेयर फॉर डांसिंग। वो किसकी तैयारी कर रहे हैं? नाचने की। किसकी? नाचने। देखिए सब्जेक्ट हुआ यहाँ पर दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हुई आर, इसके बाद इनका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? प्रिपेयर। ठीक है। अब ये फिर वर्ब क्या हुआ?
प्रीपोजिशन क्या हुआ, यानी कि कारक हुआ। क्या हुआ भाई, कारक। यदि इसके बाद डांस क्या है, अरे डांस भी तो मेन वर्ब है ना, डांस माने नाचना, तो मेन वर्ब है। यदि हमें प्रीपोजिशन के बाद एमपी की फर्स्ट फॉर्म सॉरी एमपी लगानी पड़े तो उसमें कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, और वो आईएनजी फिर क्या कहलाती है, जीरंड। क्या कहलाती है, जीरंड। तो मेरा कहने का अर्थ है कि प्रीपोजिशन के बाद यदि एमपी लगानी पड़े तो वो कौन सी फॉर्म आएगी, जीरंड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, जीरंड फॉर्म। कोई दिक्कत है इसमें, अच्छा। चलो सुनो, बताओ सर। जीरंड का हिंदी अर्थ क्या होता है? अब नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी में बोले गए अर्थ के अनुसार प्रपोजिशन, हिंदी में बोले गए अर्थ के अनुसार प्रपोजिशन कभी कभी अंग्रेजी में उनके अर्थ के अनुसार नहीं लगकर अलग अर्थ में लगते हैं। हाँ जी, अलग अर्थ में। मैंने क्या कहा कि हिंदी में बोले गए अर्थ के अनुसार, हिंदी में बोले गए अर्थ के अनुसार कभी कभी अंग्रेजी में उनके अर्थ के अनुसार नहीं लगकर अलग अर्थ में लगते हैं। किसमें, अलग अर्थ। ये नियम समझ में आया आपके में? थोड़ी इसकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी अलग। देखिए अब बात करते हैं कि अंग्रेजी में प्रीपोजिशन मान के चलो आपका एन क्या है, कौन सा भाई प्रीपोजिशन, एन। तो ये एन हमने बोल दिया, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, मैं। क्या होता है, मैं। ठीक है, अब मैंने कहा था कि हिंदी में बोले गए अर्थ के अनुसार प्रीपोजिशन कभी कभी अंग्रेजी में उनके अर्थ के अनुसार नहीं लगकर किस अर्थ में लगेंगे, कभी अलग अर्थ में। कौन सा अलग में, अब इसका अर्थ तो क्या होता है, एन। क्या होता है, अगर इसमें इसको मैं सॉरी इसका अर्थ होता है मैं, तो इसको मैं पर के अर्थ में लगा दूं तो कोई दिक्कत, कभी कभी लग जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ऑन। ठीक है, ऑन का अर्थ क्या होता है, ऑन का ऊपर, पर के अर्थ में। ठीक है, ये भी अलग में लगता है। इसी प्रकार से अंडर और एक और है। ठीक है, सेंटेंस देख के फिर पता चलेगा। हाँ जी, एग्जाम्पल देखते हैं कि द वर्ड्स भाई यहाँ ऑन। अब पक्षी पेड़ में बैठते हैं, फिर पेड़ पर बैठते हैं, यदि पेड़ पर बैठते हैं तो फिर उसके अनुसार तो हमें ऑन लगाना चाहिए। ये भी तो बात सही है ना, लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, एन। कौन सा आएगा, ये नियम कह रहा हूं कि मैं हिंदी में बोले गए अर्थ के अनुसार, हिंदी में बोले गए अर्थ के अनुसार प्रीपोजिशन कभी कभी अंग्रेजी में उनके अर्थ के अनुसार नहीं लगकर दूसरे अर्थ में लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, मैं, और इसका अर्थ क्या है, पर। इसका अर्थ क्या है, मैं। इसका अर्थ क्या है, पर। अब बात करते हैं कि देखियो द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, सॉरी ऑन द ट्री, फिर इन द ट्री,
अब पेड़ पर बैठते हैं कि पेड़ में बैठते हैं? पेड़ पर बैठते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोपोजिशन को रॉन्ग माना है। कौन से को माना सही? इनको। किसको? अब बात करते हैं ऑन कब आएगा कि द वर्ड्स आर सिटिंग on the branches of tree। हाँ, ऑन कब आएगा? ऑन कौन सी स्थिति में आएगा कि द बर्ड्स आर सिटिंग, पक्षी कहां बैठे हैं? पेड़ की शाखाओं पर। किस पर? शाखा। तो पेड़ की शाखाओं के लिए ऑन आता है, जबकि पेड़ के लिए क्या आता है? इन आता है। अभी दोनों का अर्थ अलग हुआ। इसका अगर इसका अर्थ निकाले हिंदी में तो इसका निकलता है कि द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, यानी पक्षी कहां किसमें बैठे हुए हैं? पेड़ में। किसमें? लेकिन यहाँ पर द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, पेड़ पक्षी कहां पर बैठे हुए हैं? अरे पेड़ की शाखा। किस पर? पेड़ की शाखा। हाँ। वही यदि किसी व्यक्ति के लिए लगाना पड़े, किसके लिए? किसके लिए लगाना पड़े? व्यक्ति के लिए। तो उसके लिए क्या आना पड़ेगा? अंडर। क्या आएगा? अंडर यानी कि नीचे। द कैप्चरर इज सिटिंग, सुनी होगी टोपी विक्रेता कहानी। जब वो बेचने जाए तो उसकी वो जो टोपी थी वो कौन ले जाए? बंदर। बंदर ले जाता है। फिर वो थक के कहां पे बैठ जाता है? पेड़ के नीचे। तो इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का। ठीक है, इस प्रकार से एक और देखते हैं। द कैप सेलर, दूसरा नाम लेने विष्णु। हाँ, विष्णु एक सिटिंग, यहाँ पर क्या आ रहा भाई? अब बैठा तो पेड़ की छाया में है। अरे बैठा तो किसी छाया में? पेड़ की छाया। थर्ड मन क्या होती है? परछाई। क्या होती है? परछाई। परछाई जब पेड़ की परछाई आ जाती है ना दूसरी तरफ, तो उसके देखो पेड़ यहाँ पर खड़ा है और पेड़ की जब इधर से सूर्य आएगा, किधर से भी आता है सूर्य, तो उसकी क्या आ जाती है? परछाई। यानी जिस जगह पे पेड़ की छाया होती है, जब ऊपर होता है जस्ट पेड़ के ऊपर होता है तो उसकी नीचे होती है छाया, जब इधर उधर जाता है तो पेड़ की क्या आ जाती है? परछाई। तो शैडो के लिए इन लगाते हैं, लेकिन उसके जब कोई नीचे बैठता है तो क्या लगाते हैं? अंडर। उसी प्रकार से हाँ, पक्षियों के लिए क्या लगाते हैं? यदि पक्षी पेड़ पर बैठे हैं तो